नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल PK4 स्टडी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट सोशल साइंस के सेट 3 पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और इसको याद करने की, ये वीडियो को देखते देखते याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे सारी बात को, सारे क्वेश्चन को, तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे याद होने वाले हैं। और अब बस आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा और आप ऑप्शन को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन हमें याद है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिए, 10 मिनट तो देखना है। 10 मिनट में अगर 40 क्वेश्चन आपको याद हो रहा है तो आपको घटा नहीं है, वो भी बिल्कुल यहाँ पे तो आपको कुछ लग नहीं रहा है। बस आपको 10 मिनट तक पढ़ना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्लास सोशल साइंस के सेट 3 का है। ठीक है, हम लोग सेट 2 तक पूरा क्लियर कर चुका है और साइंस का पूरा सेट पूरा खत्म हो चुका है और हिंदी के भी कुछ सेट पूरा खत्म हो चुका है। तो हम लोग और आप लोग का आज से बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिनका जिनका जो बच्चे का वोकेशनल पेपर था तो आप लोग दे के आ चुके होंगे और क्लास 12th वाले बच्चे भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी जो किया था ना, वो क्या होगा, ड्यूक मेटरजिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ड्यूक मेटरजिक ने। याद रहेगा, ड्यूक मेटरजिक ने 1815 की कांग्रेस की मेजबानी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो हुई थी ना, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट जैसे ही पूना दिखेगा तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट मवेशी प्लेग, यानी कि रीडर पेस्ट कोई मवेशी प्लेग यानी जानवरों की बीमारी है नामक बीमारी कब फैली थी। तो देखिए फैल चुकी थी 1870 में ही। ठीक है, लेकिन इसको 1890 से इसको दिखाया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा, 1890 के दशक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि यूरोप पे कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। यूरोप में कागज बनाने का जो पहला कारखाना जो था वो कहाँ पे खोला गया, इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में या फिर इटली में। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि बृहद उत्पादन की नीति अपनाई गई। बृहद उत्पादन की नीति अपनाई गई थी रूजवेल्ट ने, चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने या फिर स्टालिज ने। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सोडमिया पिडमाउंट का शासक कौन थे। सोडमिया पिडमाउंट का शासक कौन थे। नेपोलियन 3, काउंट काबूर, विक्टर इमेनुअल या फिर विलियम। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विक्टर इमेनुअल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ। यानी वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश की शासन स्थापित हुआ। हैक्सवर्थ की, आलिया वंश की या फिर बूबो वंश की या फिर जारशाही वंश की। ठीक है, अजीब मतलब वर्ड लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बूबो वंश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1830 में, 1832 में, 1835 में या फिर 1842 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, 1832 में। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI है 1832। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। 1920 में, 1921, 1922 या फिर 1923। तो क्या क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा
बी नंबर 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि पंजाब के भूमि निम्तीकरण के प्रमुख कारण क्या है। नवीकरण होगा, निम्तीकरण, अतिचरण, वनोन्मूलन, अति सिंचाई या फिर गहन। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, नवीकरण होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, नवीकरण। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आइटम होगा, अति सिंचाई। ठीक है, क्या, अति सिंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आइटम होगा 33%। कितना परसेंट, 33%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। WHO, IUCN या फिर RBI या फिर UNCTAD। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आपका IUCN। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा IUCN। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है, तो ये होगा महानदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा महानदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। छत वर्षा जल संग्रहण, गुल या कुल या फिर बहुउद्देशीय बांध या फिर जोहाद या खादिल। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बहुउद्देशीय बांध। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर फ्लोर। ये क्वेश्चन साइंस में भी आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर फ्लोरीकल्चर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। क्या होगा, सेरीकल्चर। ये क्वेश्चन साइंस में भी पढ़ा जाता है, वहाँ भी आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमेशा इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने ग्रुप में, ताकि सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से फाड़ के आ पाए और अच्छे नंबर से वो पास हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है क्या कहलाती है, खनिज, पदार्थ, अयस्क या फिर लोहा। तो 17 का जो आंसर होगा वो जाएगा खनिज कहलाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा खनिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग, भारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या फिर आधारित उद्योग। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि ये कृषि से मिलता है ना, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अनुकूलन व्यापार या फिर प्रतिकूल व्यापार। तो 19 नंबर का आंसर होगा बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि दो देश जो मिलकर जो व्यापार करते हैं, दोनों के मध्य में जो व्यापार होता है उनको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या फिर विशाखापत्तनम पत्तन। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा चेन्नई पत्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा चेन्नई पत्तन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि 21 पे देखिए आदि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 का सी 4 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कितने बार संशोधन किया गया, 4 बार किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य, सत्ता की संघीय वितरण, केंद्रीय और राज्य के बीच बंटवारा, कार्यपालिका, विधायक, नागरिक, न्यायपालिका या फिर सत्ता का अलगाव। तो क्या होगा 1 मिनट रुकिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कार्यपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा
चलिए आगे बढ़ते 23 पे आते कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1950, 1956, 1966 फिर 1968 में। तो 2023 का जो आपका आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो कब राज्य पुनर्गठन के आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? 1956 में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं, उपराष्ट्रपति देते हैं, चुनाव आयोग देते हैं या फिर विधि आयोग। तो क्या होगा 24 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आया होगा, चुनाव आयोग। कौन देते हैं? चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। 25 में क्या दिया है कि ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? काम चलाऊ सरकार, अस्थाई सरकार, गठबंधन सरकार या प्रगतिशील सरकार। तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से, नहीं एक से ज़्यादा राजनीतिक दल उसमें शामिल है, तो क्या होगा? गठबंधन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सी इज राइट आंसर होगा, गठबंधन सरकार, ठीक है। 26 पे आते हैं कि कौन सा तरीक किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? यहाँ पे बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। करने के लिए बेहतर है कानूनी परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, लोगों का सशक्तिकरण या फिर सुधार के लिए कानून बनाना। तो 26 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधार के लिए कानून बनाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 27 पे आते कि बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? पानी के निजीकरण के खिलाफ, लोकतंत्र को कायम करने के खिलाफ, सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ या फिर निरंकुशता के खिलाफ। तो यहाँ पे 27 का जो आंसर होगा ए नंबर है राइट आंसर होगा, पानी के निजीकरण के खिलाफ। किसके खिलाफ? पानी के निजीकरण के खिलाफ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक ही बटन तो आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे प्रेस करना है। तो आप लोग उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिए, आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और PK4 स्टडी क्लासेस को थोड़ा बड़ा कीजिए। हम आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप क्लास 10 से 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहाँ भी आपको पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ का रिपोर्ट मिलते रहेगा, सारा अपडेट जितने भी आपके बोर्ड से अपडेट आएंगे सारे चीज़ आपको दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे कि लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या 28 का जो आंसर होगा हो जाएगा जिम्मेदार सरकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिम्मेदार सरकार होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 29 पे केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर न्यायपालिका। तो 29 का जो आंसर होगा हो जाएगा डी, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये बात सभी को पता है, कितनी है? 22 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 22, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? नेपाल में 2006 में कोई आंदोलन हुआ था, उसका कारण अप्रैल के माह में आंदोलन हुआ था, उसका क्या कारण था? पानी की कीमत कम करने के लिए, भाषा के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, फिर सरकार की नीति का विरोध करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 31 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते 32 पे आते हैं कि एक उद्योग के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली का प्राप्त करना, इनमें से सभी। तो क्या होगा 32 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अधिक बिजली प्राप्त करना। 32 का सी राइट आंसर होगा। 33 पे आते हैं कि 33 पे देखिए क्या देगा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है?
प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर या फिर इनमें से सभी। तो 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, यानी कि इस सभी चीज़ की देश के विकास के लिए सभी को इस सभी का ज़रूरत है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 34 पे आते हैं कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर माध्यमिक। तो यहाँ पे 34 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, द्वितीयक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 35 पे आते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल डेयरी उत्पादक, सकल घरेलू उत्पादक, महान विकास परियोजना, फिर महान घरेलू उत्पादक। तो 35 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे बढ़ 36 पे आते हैं, मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? तो जाइए समझते हैं क्या कार्य है। विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक या फिर विलोसत, भुगतान का मान या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्य का मापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 पे आते हैं, आय और उपयोग का अंतर कहलाता है बचत, विनियोग, उपभोग की प्रवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 37 का जो आंसर होगा बचत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 38 पे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य हैं विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना या फिर विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो 38 का जो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 39 पे आते हैं कि 39 पे क्या दिया क्वेश्चन कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, क्या होगा? ISI, ISRD या फिर ISO या फिर WCF। तो 39 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, ISO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से 41 क्वेश्चन दे रखा है वो। चलिए आगे बढ़ते, शब्द खरीदते समय हमें कौन सी निशान, ये क्या दे रखा है यार, शब्द क्या खरीदना, सामान होगा यहाँ पे, सामान खरीदते समय, याद रखेंगे आप लोग इसको, सामान खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा देखना चाहिए? ISO। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 40 का डी हो जाएगा, ISO नंबर को देखना चाहिए। ठीक है, निशान को देखना चाहिए। एक बहुत टाइपिंग में जो है ना बहुत मिस्टेक हुआ है, पूरा सेट में हर एक सेट में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए कि क्या ना किया जाए। चलिए आगे बढ़ 41 पे आते कि वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है, माल एवं सेवाएं, निवेशी या फिर तकनीकी या फिर उपरोक्त सभी। तो 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का सोशल साइंस का सेट 3 पूरा क्लियर हो गया। सभी को अच्छा लगा होगा, सभी को अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे वीडियो को तो आपके सामने जैसे ही ऑप्शंस दिखेगा तो आप उसको क्लिक करने में थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे। हमको उम्मीद है कि सभी बच्चों ने अच्छे से देखे होंगे और सभी लोग अच्छे से अपना तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और सभी को अच्छे नंबर से पास होना है और अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लोग का सोशल साइंस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।